हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट कॉमर्स क्लासेस। कैसे आप सब? घर पे सारे सेफ होंगे, ये उम्मीद करता हूँ। अपन ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें अपन ने रिसेंटली पढ़ा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो अपन ने पढ़ा है फाइनेंसिंग डिसीजन और एक कैपिटल डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में अपन ने ये पढ़ा था कि कहाँ से पैसा लेना चाहिए और मतलब डेट से लेना चाहिए और इक्विटी से लेना चाहिए। डेट मतलब एक लाइबिलिटी होगी और जो इक्विटी होगी वो एक ओनर्स फंड हो गया। फिर अपन ने पढ़ा था कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग मतलब अपने को फिक्स्ड एसेट्स में लगाना है या करंट एसेट्स में लगाना है और उसका रिटर्न चेक करना कि उस एसेट्स या उस प्रोजेक्ट में लगाने के बाद अपने को कितना रिटर्न मिलेगा। चलो अपन नेक्स्ट डिसीजन पढ़ते हैं। अपन 3 डिसीजन थे, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और एक डिविडेंड डिसीजन। अपने 2 पढ़ लिए, अब तीसरा शुरू करते हैं, डिविडेंड डिसीजन। इसमें डिविडेंड डिसीजन को अपन देख सकते हैं एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब जो कंपनी प्रोजेक्ट काम कर रही है, जिस भी प्रोजेक्ट में काम कर रही है, उससे जो रिटर्न आता है, जो प्रॉफिट कमाती कंपनी, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना। प्रॉफिट क्या होता है? बचा हुआ पैसा थर्ड लाइबिलिटी या बाहर की लाइबिलिटी को देने के बाद जो पैसा बचता है उसको प्रॉफिट कहते हैं। दिस डिसीजन इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड्स। सरप्लस फंड्स मतलब प्रॉफिट्स। The profit is the firm is distributed among various parties such as creditors, employees, debenture holders, shareholders, etc. ठीक है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स एक्सेट्रा इज अ फिक्स्ड लायबिलिटी। फिक्स्ड लायबिलिटी का मतलब ये देने ही देनी है, चाहे प्रॉफिट कंपनी के पास हो या ना हो, फिर भी इनको ये लायबिलिटी देनी पड़ेगी कंपनी को, ऑफ द कंपनी। सो व्हाट कंपनी और फाइनेंस मैनेजर हैज टू डिसाइड इज व्हाट टू डू विद द रेजिडुअल और लेफ्ट ओवर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जो पैसा क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स को देने के बाद बच जाता है उसको कंपनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे, ये फाइनेंस मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है। द सरप्लस प्रॉफिट इज आइदर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और kept aside in the form of retained earnings. Under dividend decision, the finance manager decides how much to be distributed in the form of dividend. क्या तो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना है या रिटेन्ड अर्निंग रखनी है, अपने जो प्रॉफिट्स हुए उसको रिटेन करना है कंपनी के पास। जो रिटेन्ड अर्निंग होती है वो भी एक तरह से कह सकते हैं आप, वो इक्विटी होल्डर्स का ही पैसा है। एंड हाउ मच टू कीप असाइड एज रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है। फिर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। मतलब अगर एक फाइनेंस मैनेजर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिविडेंड अनाउंस करना है, तो उसके एक मान लो उसके एक जो अनाउंस करने वाला है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, उसकी स्टेटमेंट को कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे वो पढ़ते हैं। ठीक है। द फाइनेंस मैनेजर एनालाइजेज फॉलोइंग फैक्टर्स बिफोर डिवाइडिंग द नेट अर्निंग्स बिटवीन डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग्स। क्या डिविडेंड बांटना या रिटेन अर्निंग्स बांटनी है उसको डिसाइड करते हैं ये फॉलोइंग फैक्टर जो हम पढ़ने वाले हैं कि बाकी में डिविडेंड अर्निंग्स अपने को देनी चाहिए या रिटेन करनी चाहिए। ठीक है। पहला आता है अर्निंग्स, मतलब अपन ने पैसा कमाया कितना। अगर अपन ने पैसा कमाया ही नहीं तो अपन कैसे दे सकते हैं डिविडेंड या कैसे बचा सकते हैं अपन रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है। डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ करंट एंड प्रीवियस अर्निंग्स। इफ देयर आर मोर अर्निंग्स देन कंपनी डिक्लेयर्स हाई रेट ऑफ डिविडेंड। अगर अच्छा प्रॉफिट है तो कंपनी अच्छा डिविडेंड देगी अपने इक्विटी होल्डर्स को। वेयर एज ड्यूरिंग लो अर्निंग पीरियड द रेट ऑफ डिविडेंड इज ऑल्सो लो। मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है डिविडेंड का किसके साथ? अर्निंग के साथ। ये वाला जो रिलेशनशिप है डायरेक्ट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर ये भी लिख के आ सकते हो अगर फैक्टर्स आते हैं, क्योंकि अगर अर्निंग हाई होगी तो डिविडेंड भी हाई होगा जनरली, बाकी कंपनी की मर्जी है। अगर अर्निंग लो होगी तो डिविडेंड भी लो होगा। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी मतलब एक तरह से फॉर्म में एक कंटिन्यूस कितना, जैसे मान लो रोज 100 का अर्निंग हो रही है, रोज 200 की हो रही है, ये होगी स्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी मतलब कभी 100 हो गया, कभी 50 हो गया, कभी 10 हो गया, कभी 20 हो गया, 30। स्टेबल नहीं है, मतलब स्टेबल मतलब ऐसे एक ग्राफ हो गया, और अनस्टेबल मतलब ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया अनस्टेबल। ठीक है। कंपनीज हैविंग स्टेबल और स्मूथ अर्निंग मतलब एक स्टेबल एक स्टेबिलिटी है अर्निंग में, prefer to give high rate of dividend, whereas company with unstable earning prefer to give low rate of earnings। ऐसा क्यों होता है? स्टेबल अर्निंग जो कंपनी कर रही है उसको पता है कि हमें इतना पैसा कमाना और इतना पैसा आएगा, जिसकी वजह से उनको पता होता है हम इतना अगर डिविडेंड दे भी दे तो हमारा लॉस नहीं होगा। जो अनस्टेबल अर्निंग वाली कंपनी होती है उनको पता है अगर हमने आज मान लो डिविडेंड इतना दे, मान लो 100 रुपये डिविडेंड दे दिया और हमारी अर्निंग फ्यूचर में 90 आ गई, 80 आ गई, तो हम इसको कैसे कंपनसेट करेंगे और कंपनी बंद भी हो सकती है इस चक्कर में। ठीक है। इसलिए इन दोनों पॉइंट को भी ध्यान रखना पड़ता है डिविडेंड देते हुए। कैश फ्लो पोजीशन मतलब कैश मतलब लिक्विड कैश, फ्लो पोजीशन मतलब कैश कितना आ रहा है,
अर्निंग्स अलग हो गई और कैश फ्लो पोजीशन अलग हो गया। अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट और कैश फ्लो पोजीशन नेट कैश जो अपने पास आ रहा है, ठीक है। पेइंग डिविडेंड मींस आउटफ्लो ऑफ कैश। कंपनीज डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड ओनली व्हेन दे हैव सरप्लस कैश। अगर उनके पास कैश ही नहीं होगा, पैसा ही नहीं होगा, अगर हाथ में लिक्विड कैश नहीं होगा तो वो डिविडेंड होल्डर्स को कैसा पैसा दे पाएंगे। इन सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैश कंपनीज डिक्लेयर नोर वेरी लो डिविडेंड। क्योंकि कंपनी की एक लायबिलिटी नहीं होती, मान लो एक फिक्स्ड लायबिलिटी नहीं होती एज कम्पेयर टू क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। If a company has a number of investment plans, then it should reinvest the earning of the company. कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है ABCDE और कंपनी के पास अच्छा प्रॉफिट हुआ है। कंपनी बजाय अपने इक्विटी होल्डर्स को देने से इन प्रोजेक्ट्स में अगर इन्वेस्ट करती है और 2, 3, 4, 5 साल तक इन्वेस्ट करते रहती है तो इनडायरेक्टली इक्विटी होल्डर्स को ही पैसा में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देती कंपनी जो पहले हुआ था तो इक्विटी होल्डर्स को नुकसान होएगा इन 5 प्रोजेक्ट से जो पैसा आना था, ठीक है। इफ अ कंपनी हैज अ नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान्स देन इट शुड रीइन्वेस्ट द अर्निंग ऑफ द कंपनी एज टू इन्वेस्ट इन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। कंपनी हैज टू ऑप्शंस, वंस टू रेज एडिशनल कैपिटल, एक चीज में पढ़ा था अपने फाइनेंसिंग में, और इन्वेस्ट इट्स रिटेन्ड अर्निंग्स। ये फाइनेंसिंग डिसीजन होते हैं। The retained earnings are cheaper source as they do not involve flotation cost and any legal formalities। क्योंकि कंपनी के पास ये पैसा पड़ा ही होता है, उनके रिजर्व में किसी और से लोन लेने की जरूरत नहीं होती। If companies have no investment or growth plans, अगर कंपनी के पास ये सारे ऑप्शंस नहीं है तो वो प्रॉफिट को सीधा इक्विटी होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। It would be better to distribute more in the form of dividend. Generally mature companies declare more dividend. Mature मतलब जनरली जिनके पास हर प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट कर चुके हैं और उनके पास कोई प्रोजेक्ट अब नहीं बचे इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। वेयरएज ग्रोइंग कंपनीज कीप असाइड मोर रिटेन्ड अर्निंग्स, ताकि वो और भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। अपन ने 4 पढ़ लिए अच्छी तरह। अगर इसमें कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना या मुझे मेल कर देना getsetcommerce@gmail.com। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी एक पढ़ा था अपन ने अर्निंग में, एक है डिविडेंड में। सम कंपनीज फॉलो अ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी as it has better impact on shareholders and improves the reputation of company in the share market। अगर एक कंपनी की ये सोच बनी हुई है कि वो हर साल उसको 2 रुपये पर शेयर का डिविडेंड देना है, तो जो उसके इक्विटी होल्डर्स होते हैं उनको एक भरोसा होता है कि हर साल हमारे पास 2 रुपये आना ही है, तो एक कंपनी के प्रति ट्रस्ट बन जाता है, ठीक है। द स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी सेटिस्फाई द इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर को भरोसा होता है कि उनके पास एक मिनिमम अमाउंट एज अ डिविडेंड आएगा ही आएगा। इवन बिग कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रेफर टू इन्वेस्ट इन कंपनी विद रेगुलर एंड स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, क्योंकि एक तरीके से उनको पास कैश भी मिलता रहेगा रेगुलरली, यूनिया की एकदम से उनके पास कैश क्रंच आ जाएगा। द इंक्रीज इन डिविडेंड इज मेड ओनली व्हेन देयर इज कॉन्फिडेंस टू कंपनी दैट देयर earning is potential has gone up and not just earning of current year are increased. In other words, dividend per share is not altered if change is earning in small or seems to be temporary is nature। मतलब डिविडेंड पर शेयर मतलब एक, जैसे मान लो 1 लाख शेयर होल्डर्स है और उन्होंने ₹1 लाख डिविडेंड दिया, मतलब 1 पर शेयर का डिविडेंड है। अगर उनको लगता है कि उनकी जो अर्निंग है वो स्टेबल नहीं है तो वो अपने डिविडेंड को स्टेबल नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स डिविडेंड पर शेयर इज नॉट अल्टर्ड इफ चेंज इज अर्निंग इज स्मॉल और सीम्स टू बी टेम्परेरी इन नेचर, ठीक है। फिर आता है प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। मुझे लगता है आपको स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड वाला पॉइंट समझना है, इसको दोबारा समझाता हूँ आपको मैं। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सम कंपनीज फॉलो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी मतलब इतना पैसा एज अ डिविडेंड हर साल देना है या हर क्वार्टर या हर एनुअल ईयर पे देना है। एंड इट हैज़ बेटर इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर्स, इस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इन्वेस्टर के ऊपर। एंड इम्प्रूव द रेपुटेशन ऑफ कंपनी इन द शेयर मार्केट, क्योंकि एक मार्केट में सोच हो जाती है हर इन्वेस्टर की कि ये मार्केट हमको पैसा देगी ही देगी, चाहे कम दे लेकिन देगी। The stable dividend policy satisfy the investor. Even big companies and financial institutions prefer to invest in a company with regular and stable dividend policy, जो रेगुलरली मान लो 3 मंथ क्वार्टर के एंड पे या एनुअल के एंड पे पैसा जरूर दे एज अ डिविडेंड। द इंक्रीज इन डिविडेंड इज मेड ओनली व्हेन देयर इज
कॉन्फिडेंस टू द कंपनी। डिविडेंड इंक्रीज जब भी होगा, जैसे मान लो 2 रुपये स्टेबल डिविडेंड था कंपनी का कि देना ही देना है, अगर उनको बढ़ा के 4 करना है, वो 4 जब ही कर पाएंगे कब, when there is confidence to the company that their earning potential has gone up, कि उनकी पोटेंशियल अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ चुकी है, एंड नॉट जस्ट अर्निंग ऑफ करंट ईयर आर इंक्रीज, खाली करंट ईयर की नहीं, आने वाले सालों की भी जो इनकम है वो बढ़ेगी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स डिविडेंड पर शेयर इज नॉट अल्टर्ड, डिविडेंड पर शेयर को अल्टर नहीं करना चाहिए इफ चेंज इज अर्निंग स्मॉल और सीम्स टू बी टेम्परेरी इन नेचर। समझ आ गया? मतलब जब तक जैसे एक मान लो, रुको दिखाता हूँ आपको, मान लो कंपनी 2 रुपये जो 2 मिनट मान लो कंपनी का एक रूल है कि 2 रुपये 2 पर 2 रुपये पर शेयर देगी ही देगी, और कंपनी को पूरा भरोसा है कि उनके जो अर्निंग्स है वो इस साल, क्या कह रहा हूँ, इस साल बढ़ेंगे 1 लाख से, तो वो ये नहीं है कि वो 3 रुपये शेयर कर दे, उनसे उसको नुकसान हो सकता है। अगर उनको पता है कि उनकी जो अर्निंग है वो हर साल ही बढ़ेगी, तो वो 3 रुपये शेयर कर सकती है। अगर उनको लगता है खाली इस साल बढ़ी है, तो उनको अपना डिविडेंड नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, इफ अ कंपनी इज हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ रिटायर्ड and middle class shareholders, then it will declare more dividend and keep aside less in the form of retained earnings, whereas if company is having large number of young and wealthy shareholders, then it will prefer to keep aside more in the form of retained earnings and declare low rate of dividend। देखो, have a large number of retired and middle class shareholders, मतलब इनके पास अब वो काम कुछ भी नहीं करते, जो रिटायर्ड हो चुके हैं या मिडिल क्लास शेयर होल्डर है, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो एक रखते हैं कि कंपनी हमको कम से कम डिविडेंड ज़्यादा दे, यूँ नहीं कि अपने पास रख ले, डिविडेंड दे ताकि हम अपनी अर्निंग या अपना लाइवलीहुड जी सके। लेकिन अगर कंपनी के पास लार्ज नंबर ऑफ यंग एंड वेल्दी शेयर होल्डर्स है, तो उनको रिटेन करना चाहिए, क्योंकि जो यंग एंड वेल्दी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादातर होता है, और उनका जैसे यंग ब्लड होता है, तो वो कहीं और भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा, उनसे भी रिटर्न मिल सकता है। तो इसलिए प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स डिपेंड करता है जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। अगर जो शेयर होल्डर्स कंपनी के है वो वेल्दी है, तो उनको रिटेन करना चाहिए पैसा एज अ रिटेन्ड अर्निंग, और अगर उनके जो होल्डर्स है वो रिटायर्ड हो चुके हैं या मिडिल क्लास है, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए डिविडेंड। टैक्सेशन पॉलिसी, द रेट ऑफ डिविडेंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। अंडर प्रेजेंट टैक्सेशन सिस्टम डिविडेंड इज टैक्स फ्री इनकम फॉर शेयर होल्डर्स, ये गलत है। Whereas company has to pay tax on dividend given to shareholders. If tax rate is higher, the company prefers to pay less in the form of dividend. Where if tax rate is low, the company may declare high dividend. ये वाला पॉइंट आप काट सकते हो, ये बजट 1920 के साथ ये अमेंड हो चुका है। अब कंपनी को नहीं, जो शेयर होल्डर होते हैं उनको ही जो टैक्स देना पड़ता है, जो डिविडेंड मिलता है, तो इसको आप टैक्सेशन पॉलिसी को काट सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट मत लिख के आना, क्योंकि अगर जो एग्जामिनर आया होगा उसको नॉलेज नहीं होगी तब तो ठीक है, लेकिन जो एग्जामिनर आएगा उसको अच्छी नॉलेज है टैक्स लॉस की, तो ये आपको एक पॉइंट कट कर देगा। मैं आपको अगली वीडियो में इसका जो अमेंडमेंट आई है वो दिखा दूंगा। ठीक है, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन, इफ कैपिटल मार्केट कैन इजिली बी एक्सेस और अप्रोच्ड एंड देयर इज इनफ डिमांड फॉर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, देन कंपनी कैन गिव मोर डिविडेंड एंड रेज कैपिटल बाय अप्रोचिंग कैपिटल मार्केट। मतलब अगर कैपिटल मार्केट इजीली अप्रोच कर सकती है कंपनी, तो उनको ज़्यादा पैसा देना चाहिए, क्योंकि वो बाहर से भी पैसा ले सकती है और उनका अपने इक्विटी होल्डर्स को खुश कर सकती है एज अ डिविडेंड दे के। ठीक है, बट इफ इट इज़ डिफिकल्ट फॉर कंपनी टू अप्रोच एंड एक्सेस कैपिटल मार्केट, देन कंपनीज डिक्लेयर लोअर रेट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि उनको पैसा रिटेन करना पड़ता है आगे के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, एंड यूज रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग फॉर री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लीगल रेस्ट्रिक्शंस, Companies Act has given certain provision regarding the payment of dividends. Apart from the Companies Act, there are certain internal provisions of the company, that is whether the company has enough flow of cash to pay dividend. The payment of dividend should not affect the liquidity of the company. इसके अंदर जो अपना कंपनीज एक्ट है उसके अंदर रूल 8 है, डिविडेंड एंड डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। उसके अंदर 3 प्रोविजंस है। पहला है रेट,
दूसरा है अमाउंट, तीसरा है मिनिमम अमाउंट। पहला जो रेट का मतलब है उसमें जो अपर जैसे मान लो 5% डिविडेंड देंगे, तो जो डिविडेंड का रेट है वो लास्ट के 3 ईयर जो अपने डिविडेंड दिया है उसके एवरेज के ज़्यादा नहीं हो सकता। सेकंड है डिविडेंड देने के बाद जो अपना रिजर्व्स है वो एटलीस्ट 10% बचना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल का एंड फ्री रिजर्व का, और अपन मैक्सिमम अमाउंट उतनी दे सकते हैं कितनी, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 15%। ठीक है, बाकी मैं आपको कंफर्म बता दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल कंसंट्रेंट्स, where companies take long-term loans, then financier may put some restrictions or constraints, मतलब एक तरीके से बैरियर on distribution of dividend and companies have to abide by these constraints। अगर मान लो कंपनी के पास 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है और वो सारा का सारा अपने इक्विटी होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और जो क्रेडिटर्स है उनको नहीं दे पाती, तो जो क्रेडिटर्स है उनको गुस्सा आएगा कि हमको पैसा नहीं दिया है, लेकिन क्योंकि जबकि हमारी फिक्स्ड लायबिलिटी थी। जो क्रेडिटर्स या डिबेंचर होल्डर्स एक कंसंट्रेट्स या एक लीगल बैरियर लगा सकते हैं कि वो अपने इक्विटी होल्डर्स को पैसा डिस्ट्रीब्यूट ना कर सके। स्टॉक मार्केट रिएक्शंस, किसी भी कंपनी जब अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो स्टॉक मार्केट में उसका उछाल या नीचे की तरफ वो आती है स्टॉक उसके प्राइस। द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हैज इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट एज इंक्रीज इन डिविडेंड is taken as good news in the stock market and price of security rises। ठीक है, whereas decrease in dividend may have negative impact on the share price in the stock market, so possible impact of dividend policy in the security share price also affect the dividend decision। ठीक है, ये अपन पढ़ लिया था। फाइनेंशियल डिसीजन 3 तरह के होते हैं, इन्वेस्टमेंट मतलब कहाँ पैसा लगाना है, फाइनेंसिंग कहाँ से पैसा लेना है, और जो पैसा कमाया उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, फिर ये कीवर्ड्स ये पढ़ लेना, ये खाली रिवीजन के लिए, इसमें कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं है। ये MCQs आप कल पढ़ेंगे, आप रिवाइज कर लेना जो अब तक पढ़ाया है। फिर ये जो MCQs है ये केस स्टडी पढ़ेंगे मेरे पास, और मैंने और भी बुक्स रेफर करी है मेरे पास, उसकी भी केस स्टडीज़ काफ़ी सारी है। केस स्टडी करने के बाद अपन फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों करनी चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, फिर डिफरेंस है, ये सारा पढ़ेंगे अपन। ठीक है, जब तक पढ़ाया उसको रिवाइज कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना या मुझे मेल कर देना getsetcommerce@gmail.com। थैंक यू एंड बाय बाय।